एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीचिंग मेथड्स। हम कुछ मेथड्स तो डिस्कस किए थे 8-10, लेकिन सारे कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए हम डिसाइड किए थे कि नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टीचिंग मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इसलिए आप मान के चलो कि उसी वीडियो का ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम टीचिंग मेथड्स को ही डिस्कस करेंगे। सी, सो लेट्स बिगिन विद इंडक्टिव मेथड। ये भी एक टीचिंग मेथड है, इंडक्टिव मेथड। ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव मेथड को लेके एक कन्फ्यूजन रहती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मेथड किसने दिया। इसके साथ दो नाम जुड़े हैं, वन इज एरिस्टोटल और दूसरा जो है दैट इज फ्रांसिस बैकन। ठीक है। अब सीटेट की जो किताबें हैं उसमें अगर आप पढ़ोगे तो फ्रांसिस बैकन को ही फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड बोला जाता है, और सही भी है, क्योंकि एरिस्टोटल ने इस मेथड को यूज़ किया था अपनी लर्निंग में, अपनी फाइंडिंग्स में, जो भी है उसमें एरिस्टोटल ने इसका यूज़ किया था, लेकिन इसको एज ए टीचिंग मेथडोलॉजी डिवाइस किया फ्रांसिस बैकन ने, क्योंकि फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि नॉलेज शुड बिगिन विद ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद फाइनली उन सब के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रिंसिपल, कोई जनरल प्रिंसिपल, कोई रूल या कोई लॉ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन आता है फ्रांसिस बैकन, तो पहले आपको इसी को टिक करना होगा। इनकेस ये नहीं होगा, एरिस्टोटल होगा, तो उस केस में आप एरिस्टोटल को टिक करोगे, वो सही आंसर होगा उस केस में। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को साथ साथ में हम ऐसा करते हैं, डिडक्टिव मेथड भी साथ में चलते हैं, इजी हो जाएगा। एक तरफ आप लेके चलो इंडक्टिव मेथड एंड दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ठीक है ना। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि लर्निंग डायरेक्शन जो है उनके बेस पे ये अलग है। लर्निंग डायरेक्शंस दोनों की अलग है। ठीक है ना। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जर्नल की ओर जाते हैं। स्पेसिफिक से जनरल, अभी हम इसको समझेंगे। और यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक की ओर। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर एक मैथ्स की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं 2 + 4 = 6, फिर हम पढ़ाते हैं 6 + 2 = 8, फिर हम पढ़ाते हैं 12 + 4 = 16। ठीक है। पहले हम स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं कि 2 और 4 6 होते हैं, 6 और 2 8 होता है, 12 और 4 16 होता है। ठीक है। अब इससे जब इसको बच्चा ये एग्जाम्पल्स करेगा, स्पेसिफिक चीज़ों को देखेगा, बाद में इसकी ऑब्जर्वेशन करेगा, इसे गौर से समझेगा, उसे लगेगा कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये भी इवन, इवन 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 इवन। तो इस सब एग्जाम्पल्स को करने के बाद, इसे इसकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद अच्छे से वो एक फाइनल एक रूल पे पहुंचेगा, एक लॉ पे पहुंचेगा। वो ये समझेगा कि सम ऑफ इवन नंबर्स इज इवन, कि जब भी हम इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है वो क्या होता है, इवन होता है। ये इसने बड़ी सारी एग्जाम्पल्स पहले देखा, उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा, उसे ये बात समझ आई कि एक तो ये लॉ बन गया कि हमेशा जब भी आप इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो जो ऐड करके जो उसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो इवन होगा। ठीक है। वैसे ही अब इसमें इसका उल्टा होता है। यहाँ पहले रूल बता दिया जाएगा, यहाँ
पहले रूल क्या बता दिया जाएगा कि सम जो होता है इवन नंबर्स का वो क्या होता है, हमेशा इवन होता है। ये जनरल रूल पहले ही बता दिया। अब बच्चा इसको लेके क्या करेगा, एग्जाम्पल्स करेगा, वो चेक करेगा 2 + 4 6, तो वो इसे वैलिडेट करेगा, हाँ ये जो है ये ठीक है ना। 10 + 2 12। तो डायरेक्शन अलग है। इंडक्टिव मेथड में आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो, आप कोई चीज़ें करते हो, उसमें आप उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन करते हो, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो और उसके बाद आप एक लॉ डिराइव करते हो। डिडक्टिव में क्या होता है, जो ऑलरेडी लॉ डिराइव होता है उसको आप वैलिडेट करते हो, चेक करते हो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको हम कह सकते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो होता है इंडक्टिव, ये एनकरेज करता है किसको, डिस्कवरी को। यहाँ कोई नई चीज़ जो होती है वो पता चलती है, और ये डिडक्टिव जो ऑलरेडी चीज़ पता है उसको वैलिडेट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ एनकरेज करती एप्लीकेशन को, ऑलरेडी चीज़ जो है उसको अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये चाइल्ड सेंट्रिक है, और डिडक्टिव जो है ये क्या है, टीचर सेंट्रिक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव एनकरेज करती है डिस्कवरी को और ये एप्लीकेशन को। ये चाइल्ड सेंट्रिक है, डिडक्टिव मेथड जो है टीचर सेंट्रिक है। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, लर्निंग डायरेक्शन का। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड, फ्रांसिस बैकन, और एरिस्टोटल भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये मैथ्स की एग्जांपल, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल बता सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो आप बता रहे हो बच्चे को कि जो है स्टोन जो है आप जैसे ही पानी में डालते हो तो वो डूब जाता है, आयरन जो है आप पानी में फेंकते हो तो डूब जाता है, आप अगर कोई प्लास्टिक की बोतल डाल रहे हो तो वो ऊपर से तैर रही है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बच्चे ने देखी, तो फाइनली बच्चे ने क्या इससे डिराइव किया कि वो चीज़ें जो पानी से, विच आर डेंसर देन वाटर, पानी से डेंस होती हैं, वो क्या करती हैं, डूब जाती हैं, और जो कम डेंस होती हैं पानी से, ठीक है, वो ऊपर फ्लोट करती है। या आप उसी, ये आ गया इंडक्टिव, उसी को डिडक्टिव में देंगे। तो अगर बच्चे को पता है कि जो डेंसर चीज़ें हैं पानी से, विच आर डेंसर देन वाटर, वो डूबती हैं, सिंक करती है, और जो पानी से जो है लेस डेंसर है वो फ्लोट करती है, तो उसको पता है, फिर वो जाके वहाँ चेक करेगा। लेस डेंसर चीज़ें हैं, जैसे पानी डाल देगा, कोई पेपर डाल देगा, कोई और प्लास्टिक की चीज़ डालेगा, या कोई लकड़ी का फट्टा डाल देगा, तो वो देखेगा कि वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो वो वैलिडेट करेगा वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है ना। या और मैथ्स साइंस के अंदर और कंसेप्ट आ सकते, जैसे कंसेप्ट है कि मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है ना। जब भी आप मेटल्स को हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होगा, तो वो उसको वैलिडेट कर सकता है, चेक कर सकता है। दोनों मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है ना। होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज एक और मेथड है विच इज़ कॉल्ड एज प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड, ठीक है ना। ये कुछ मेथड्स हैं, ये किसने दिए हैं, इसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। दिस वाज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रोबल, ये याद रखना है, ठीक है ना। फ्रेडरिक फ्रोबल ने प्ले वे मेथड दिया, ठीक है ना। प्ले वे मेथड ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, प्री प्राइमरी या प्राइमरी तक, प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक इस मेथड का ज़्यादा यूज़ हो जाता है। सबको पता है, नाम से ही पता चलता है, प्ले वे मेथड, जहाँ आप बच्चे को खेल खेल में सिखाते हो, ठीक है ना। जैसे आप क्लासरूम के अंदर बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते हो, ठीक है, या नंबर्स बच्चों को सिखाते हो, ठीक है। तो आप कोई गेम क्रिएट करते हो, ठीक है ना, कोई गेम ऐसे बच्चों को खिलाते हो जिससे वो अल्फ़ाबेट सीखते हैं,
ठीक है, या कोई नंबर सिखाते हैं, आप ऐसे गेम खेलते हो, किसी मतलब ऐसे बॉक्सेस बना दिए, कहीं पे 1 लिखा, कहीं पे 2 लिखा, आप बच्चे को बोल रहे हो कि जाके बताओ 2 कहाँ है, दौड़ के जाओ 2 के पास, दौड़ के जाओ 3 के पास, ठीक है ना, ऐसा। तो बच्चा ऐसे खेल खेल में सीखता है। दिस इज़ प्ले वे मैथड विच वॉज गिवन बाई फ्रेडरिक फ्रोबल, ठीक है। इसी के साथ में आगे अगर हम देखें तो मॉन्टेसरी मेथड, वो एक्चुअली प्लेवे से ही, जो प्लेवे मेथड है इससे ही इंस्पायर है, ठीक है ना, मॉन्टेसरी मेथड। लेकिन इसमें मॉन्टेसरी मेथड में क्या हुआ कि कुछ चीज़ों को और थोड़ा सा ऐड किया, कुछ टूल्स को ऐड कर दिया गया। इसमें भी मतलब ये प्लेवे ऑब्वियसली खेल खेल में, इसमें ज़्यादा जो जोर दिया गया एक फ्रीडम पे, ठीक है ना, और कुछ लर्निंग मटेरियल्स ऐड कर दिया, फ्रीडम लर्निंग मटेरियल्स ऐड किया। इसमें एनवायरनमेंट जो रहा वो प्रिपेयर्ड रहा। जो मॉन्टेसरी करिकुलम को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे अंदर आप देखोगे तो बच्चे के लिए एनवायरनमेंट एक बना रहता है, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट होता है, ये सोच के कि बच्चे को किस एनवायरनमेंट में हमने रखना है, वहाँ पे वो क्या सीखेगा, ठीक है। तो मतलब एक फ्रीडम दी जाती है। हमारे यहाँ स्कूल्स में एक कंसेप्ट आया था लर्निंग कॉर्नर्स, हम कह सकते हैं कि वो भी इसी पे बेस था। वहाँ पे मटेरियल्स रखा जाता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मटेरियल वहाँ पे रखा जाता, बच्चे को जब मन करे उस कॉर्नर में जाए, वहाँ अपने हिसाब से उसको फ्रीडम होती थी, वो जाके उससे उसका कुछ यूज़ करके कुछ सीखे, कुछ बनाए, कुछ लर्न करे, जो भी उसे करना होगा, ठीक है। तो ये मॉन्टेसरी मेथड, ये एक एजुकेशनल फ़िलॉसफी है। ये एक्चुअली जिस इसी के नाम पे है, जिसने ये दिया था उसका नाम था मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि अगर हम बच्चे को नंबर सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, जैसे प्ले वे मेथड में हम क्या कर रहे थे कि जैसे मैंने बोला कि हमने सर्कल्स बनाए हैं, कहीं पे लिख लिया, बच्चे को बोल रहे हैं आप 3 जाके दिखाओ कहाँ पे, तो वो खेल खेल में वो, अब इसमें उसने क्या कर लिया, थोड़ा सा मटेरियल को ऐड कर लिया, ठीक है। जैसे बीड्स, अगर हम नंबरिंग सिखा रहे हैं या काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो काउंटिंग में हमने बीड्स ऐसे मालाएं ले ली, कुछ बीड्स ले लिए, उससे हम बच्चे को वो चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एज मॉन्टेसरी मेथड। इसके बाद वी हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये बहुत सुना होगा आपने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। दिस वाज गिवन बाय डेविड कोल्ब। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, आप कह सकते हो लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, नाम से ही पता चलता है ना, एक्सपीरियंशियल मतलब जो लर्निंग होगी आपकी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, आप ताजमहल पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आप ताजमहल चले जाओ। ताजमहल अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होगी कि आप ताजमहल बच्चों का विज़िट कराओ, ठीक है ना, वो खुद वहाँ पे देख लेंगे, जो भी आपको डिटेलिंग बतानी है कि ताजमहल ऐसा है, ऐसा है, इतने उसके मीनार्स हैं, ये उसके गार्डन्स हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का बना हुआ है, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस खुद वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे। इस तरह से जो लर्निंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, तो आप उनको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ठीक है ना, टेम्पल्स, इन सब जगह पे आप लेके जाओगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं, बच्चा डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा उन चीज़ों का। तो इस तरह से जो लर्निंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और इससे जुड़ा जो शख्स है जिसने इसको डिज़ाइन किया, जिसने इसको डिवाइस किया एज ए मेथडोलॉजी, उसका जो नाम है दैट इज़ डेविड कोल्ब, ठीक। इसके बाद वी हैव ह्यूरिस्टिक मेथड। ये एक किस्म का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी इसे हम कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक अलग से ही है, लेकिन ये भी उसी से मिलता जुलता है। दिस वाज डिजाइन्ड बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक ही बंदा है, मैंने धीरे धीरे नाम पढ़ा है, ये हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है।
ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहा होता है, बच्चे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने इसलिए इसको बोला कि किसी भी प्रॉब्लम पे बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम को फेस करता है, किसी सिचुएशन को फेस करता है, तो वो इंडिपेंडेंटली उस पर काम करता है और फाइनली वो कंक्लूड करता है, उससे कोई डिराइव, कोई प्रिंसिपल, कोई रूल, कोई लॉ उससे डिराइव करता है, ठीक है ना। ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, विच वाज डिजाइन बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है ना, कोई काम करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट करते हुए वो किसी मतलब डिराइव करता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, कोई लॉ हो सकता है, कोई रूल हो सकता है कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा मतलब कोई भी रूल जो है वो डिराइव कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक मेथड विच वाज गिवन बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद वी हैव इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है ना। ये भी एक मेथड है, इस तरह से बच्चे को, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, दो चीज़ें, क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब इंक्वायरी होती है ना, जब भी किसी की इंक्वायरी होती है तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेट होता है। कैसे इन्वेस्टिगेट होता है भाई, क्वेश्चनिंग पूछा जाता है, उससे सवाल किए जाते हैं, उससे किसी मतलब अंदर से इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। इस तरह से जो लर्निंग होती है उसको इंक्वायरी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को ये कह सकते हो कि आप जब किसी प्लांट की, किसी ट्री की शेड में बैठते हो, उसके नीचे बैठते हो, तो आपको ठंडा महसूस होता है, ठीक है ना। क्या रीज़न है, आपको पेड़ के नीचे, किसी दरख्त के नीचे बैठने से ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों, आपने क्वेश्चन पूछा। तो बच्चा अब जाके उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है ना। हो सकता है उसे आगे जाके पता चले कि ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर वहाँ से रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर लो होता है, वो जो भी हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लर्निंग होती है जिसमें क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेटिंग होती है, उसको हम कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। इसके साथ में एक और लर्निंग होती है, डिस्कवरी लर्निंग, है ना। डिस्कवरी लर्निंग पे हमने एक पूरा अलग से टॉपिक भी है। मुझे किसी स्टूडेंट ने, मतलब किसी एस्पायरेंट ने कॉल करके भी ये बात पूछी थी कि मतलब हमें क्या ये डिस्कवरी लर्निंग जीरोम ब्रूनर को पढ़ना है। देखो आप, ये सब चीज़ें जो है ना, आपको कहीं डायरेक्टली अगर सिलेबस में नहीं होगा तो इनडायरेक्टली कहीं से कहीं क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अगर जीरोम ब्रूनर का नाम वहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो इसमें हम जो मतलब डेवलपमेंट के लॉज पढ़ते हैं, लर्निंग के लॉज, थेरीज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर नहीं है, लेकिन किसी वजह से टीचिंग मेथड में तो अब पढ़ना ही है, ये भी एक डिस्कवरी लर्निंग जो है, ये भी एक टीचिंग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कई मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है वो कहीं पूछा जाता है, चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको सबको आपको लेके जितने भी कंसेप्ट्स हैं टीचिंग के आसपास, उन सब का आपको एटलीस्ट आइडिया होना ज़रूरी है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग जो है ये कंसेप्ट है जीरोम ब्रूनर का। इसमें क्या हमने पढ़ा था कि खुद डिस्कवर करता है बच्चा, खुद सीखता है। कैसे सीखता है, मिसाल के तौर पर आप एक, इसमें टीचर एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है ना। एक फैसिलिटेटिंग जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को टीचर मैग्नेट्स दे देता है, ठीक है ना, मैग्नेट के बार दे दिए, तो बच्चा जब उन मैग्नेट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसे वो देख रहा है कि कुछ एक साइड जब मैं उनको ऐसे कर रहा हूँ तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे वो दूसरी साइड में उनको मतलब पास ला रहा हूँ तो वो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने डिस्कवर की ये चीज़ खुद से कि ये जो दो बार्स हैं, मैग्नेट के बार्स जो हैं, ये अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे आगे जाके जितना उसमें वो डीप जाएगा तो अल्टीमेटली वो समझ जाएगा कि इसके दो पोल्स होते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चे ने खुद डिस्कवर किया इस चीज़ को, ठीक है ना, खुद उन चीज़ों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उसने कोई नई चीज़ सीखी, डिस्कवर किया। दैट टाइप ऑफ लर्निंग
इसका डिस्कवरी लर्निंग। तो ये भी एक टीचिंग मेथड हो सकता है कि बच्चे को चीज़ें फैसिलिटेट की जाए, एनवायरनमेंट फैसिलिटेट किया जाए जहाँ पे वो चीज़ों के साथ खुद इंटरेक्ट करेगा और वहाँ से उसकी लर्निंग होगी। इस तरह ये भी एक टीचिंग मेथड हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है और विच इज़ प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, ये दिया गया है विलियम किलपैट्रिक हैं, उन्होंने इस मेथड को दिया है, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है ना। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि ये एक किस्म का, इसमें ये ग्रुप वर्क होता है। ठीक है ना, जिसका कुछ सोशल बेनिफिट हो, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिनका कोई सोशल बेनिफिट हो, और जिसमें मोस्टली जो है ग्रुप, मतलब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। वो ग्रुप, हर ग्रुप को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पर वो वर्क करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जिस प्रोजेक्ट का कल को कोई सोशल बेनिफिट हो। ठीक है ना, कोई ऐसा काम जिस काम का समाज को कोई फ़ायदा हो। ऐसे जैसे प्रोजेक्ट को, ऐसे जैसे जो मतलब जो टीचिंग मेथड है उसको प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं, विच वाज गिवन बाय विलियम किलपैट्रिक। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट, ये आप मान के चलो कि इसमें PPEE ये लफ्ज़ याद रखो। ठीक है ना, P, इसमें सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग से पहले पर्पस होगा। सबसे पहले पर्पस कि ये प्रोजेक्ट बना क्यों, क्या पर्पस है उसका। फिर प्लानिंग होगी कि इस प्रोजेक्ट में कैसे हमें काम करना है। ठीक है ना। फिर प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी, और एग्जीक्यूशन के बाद उसकी इवैल्यूएशन होगी। ठीक है। मान लो स्कूल के आसपास कोई जगह है या कोई किसी गांव में स्कूल है, तो वहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है। तो बच्चों को ये जो प्रोजेक्ट है वो दिया जाएगा वाटर कंजर्वेशन पे, कि कैसे वाटर कंजर्व करेंगे हम। ठीक है, ये प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद उनका एक टीम बनेगी, उस सारी टीम का ये काम होगा। तो वो टीम इस तरह से करेगी कि पर्पज़ क्या है, वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना है। फिर वो उस एरिया में फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्लानिंग करें, कैसे पानी को बचाया जा सकता है, कहाँ वाटर लीकेज है उसको कैसे हम कम करें, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है ना, उसको कैसे वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो सोचेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे उस चीज़ को। ठीक है ना। फाइनल इवैल्यूएशन होगी कि जो प्रोजेक्ट है उनका ये काम किया कि नहीं किया। ठीक है ना। अगर काम किया तो एक किस्म का वो सोसाइटी के लिए एक एसेट बन गया, एक सोशल बेनिफिट होगा उसका। ठीक है। तो दिस इज़ प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है। इसमें ये मैंने बोला था कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेंदी हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, ये तो उनका नुकसान है। मतलब ये इसकी डीमेरिट है कि ये बहुत लेंथी है, इसमें मे भी कुछ पैसा भी लगे, कुछ खर्चा भी लगे, फंडिंग भी चाहिए। ठीक है ना, बच्चों को डिफरेंट टूल्स चाहिए। तो लेकिन ये इसका नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव एंड है कि इस तरह से जो इस प्रोजेक्ट मेथड से जो बच्चे तैयार होंगे, कल को उनका मतलब सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस तरह से जो बच्चे प्रॉब्लम्स को डील करना इतने कम उम्र में ही सीख जाएंगे, तो वो जब आगे बड़े हो जाएंगे, उनके हाथों में सच में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो वो उसको कितना बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि हर चीज़ के जो हैं दो पहलू हैं, उसके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी है। ठीक है ना। लेकिन कौन सी चीज़ प्रायोरिटी है कहाँ पे, उसको देखते हुए हमें टीचिंग मेथड्स को फॉलो करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड के बाद एक और मेथड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी सेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी वो मैंने जैसे पहले, ठीक है ना, इसका ये रिलेटेड है जॉन डेवी से। ठीक है ना, जॉन डेवी हमने पीछे पढ़ा अच्छे से डिटेल में। ठीक है ना। जॉन डेवी कहते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। पूरा एक लेक्चर है इस पे बेस, जॉन डेवी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब अल्टीमेटली जो भी इंडिविजुअल आप जिसकी लर्निंग हो रही है, जो तैयार हो रहा है, तो वो कुछ समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि हर बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, उसे वो उस प्रॉब्लम का उसके पास क्या सोल्यूशन है, वो उसका क्या
हल ढूंढता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो टीचिंग मेथडोलॉजी होगी उसे हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद एक जो लास्ट है हमारे पास, दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, हाँ, हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो क्या कहती कि लर्निंग जो है दैट मस्ट बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है ना। और स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में अगर हम देखें लो लेवल पे, तो वहाँ पे ये होनी चाहिए। कैसे सब लोग जो भी टीचर हैं उन्हें तो पता ही होगा, कुछ बनने वाले होंगे, ठीक है ना, तो वो भी जान जाएंगे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में नॉर्मली जो भी लर्निंग होती है दैट इज़ थ्रू एक्टिविटीज़, ठीक है ना। जैसे आप मान लो फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो फ्रैक्शंस को आप एक्टिविटी से पढ़ाओगे, है ना। बच्चा घर से कोई रोटी लेके आया है, ठीक है ना, तो उस रोटी के कितने हिस्से करने हैं, या पिज़्ज़ा आजकल बच्चे खाते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो पिज़्ज़ा में कितने फ्रैक्शंस हैं, या एप्पल है, एप्पल को आप काट रहे हो, उसको कितने हिस्सों में बांट रहे हो, ठीक है ना। तो वो आप एक्टिविटीज़ से, उन्हीं एक्टिविटीज़ से बच्चों को फ्रैक्शन का कंसेप्ट दोगे, ठीक है ना। तो दिस इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। या कोई भी और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होंगी उनसे जब आप कंसेप्ट बच्चों को समझाओगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो आई गेस इतना काफ़ी है। मुझे लगता है 20 के आसपास हमने टीचिंग मेथड्स को पढ़ लिया है। इसमें अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जो कुछ नाम बताए आपकी कि कौन सा टीचिंग मेथड किसने दिया है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन से टीचिंग मेथड में क्या अंदर मतलब क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। तो इसी से क्वेश्चन आपके 2-3 ईजिली निकल जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।